मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। भाग 3। शादी वाले दिन सुनील और उसकी मम्मी साक्षी की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। मालती जी और बलवंत जी जबरदस्ती निम्मो को लेकर उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर आ गए तो सुनील ने उसे देखते तंज कसा। यहाँ मायके में रहकर आ गई अकल ठिकाने या अभी भी अकल ठिकाने आनी बाकी है? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान से हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी, पर बलवंत जी और मालती जी ने हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। निम्मो अपमान के घूंट पीकर रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज पर कमी निकालना, साथ ही बार बार निम्मो को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। निम्मो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर मालती जी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए कोई ऐसा हंगामा मत कर देना। आखिर जैसे तैसे करके शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह अब धीरे धीरे रिश्तेदार को विदा करने का वक्त आया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समदन जी सुनील के साथ बलवंत जी के सामने आकर बैठे गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। बलवंत जी ने प्रश्नवाचक नजरों से मालती जी की तरफ देखा तो उनकी नजरों को ताड़ते हुए समदन जी बोली, पूछ लीजिए अपनी बेटी से कि अब ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका क्या निवारण होगा, तभी हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर में तमाशा करने का शौक नहीं है। समदन जी का कहना हुआ तो सभी रिश्तेदारों में खुसर पुसर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। आखिर निम्मो की बुआ ने पूछा, भैया समदन जी किस बारे में बात कर रही हैं? बलवंत जी नजरें झुकाए बैठे थे तो समदन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही हैं आप, अपनी भगोड़ी भतीजी से पूछिए ना। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया समदन जी यह क्या कह रही हैं? क्या हुआ निम्मो के ससुराल में? एक बार बताइए तो सही। बुआ जी ने पूछा, लेकिन उतने में बात काटकर समदन जी ने कहा, दे रहे हैं आप। उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर सारी बातें विस्तार से पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार कर बलवंत जी ने निम्मो को बुलाया। जब वो बाहर निकलकर आई तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। न मांग में सिंदूर था और न गले में मंगलसूत्र, न हाथों में चूड़ियां थी और न पैरों में बिछियां। सिल्क कटिंग की सूट पहनी, हाथों में कुछ कागज लिए वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह देखकर बलवंत जी गुस्से से आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उनकी समधन जी जोर से चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो अपनी बेटी को। लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी ऐसी हरकतों को देखो। सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ ना उठाए तो क्या करे? तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया? यही सब दिखाने के लिए रोक रखा था हमें। निम्मो, ये क्या हरकत है? ये कैसे उठकर चली आई तू? कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं? बलवंत जी चिल्लाने पर मालती जी निम्मो के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा ढंग से तैयार होकर आ, सुहागन है तू, सुहागन की तरह तैयार हो। ये कैसे बाहर आ गई? सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। मालती जी के हाथ छुड़ाते हुए निम्मो बोली, हाय राम, ये क्या कह रही है ये बेशरम? मेरे लड़के के जीते जी ये औरत इतनी बड़ी बात कैसे बोल रही है? समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली। उन्हें देखकर निम्मो चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति ना हो तो ही अच्छा है, और वैसे भी आज मैं इस रिश्ते को तोड़ रही हूँ। निम्मो ने वो पेपर सुनील के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रहे तलाक के पेपर। तुझ जैसे इंसान के साथ मुझे छुटकारा चाहिए, जो बीवी को बीवी नहीं समझता। निम्मो, क्या कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। शायद पागल तो मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हर बार ये लोग मुझे मारते हैं और आप मुझे समझा बुझा कर वापस भेज देते हैं। क्यों करूँ मैं आपकी
इज्जत की परवाह, थप्पड़ मुझे पड़ता है, बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या है? आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हैं, किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं है। मैं क्यों आपकी इज्जत की परवाह करूं? निम्मो ने कहा तो मालती जी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। बलवंत जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी कोई जगह नहीं मिलेगी। मुझे आपके घर में रहने की कोई शौक नहीं है पापा। आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से मुझे इन लोगों ने पीटा, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब आपको सुकून मिल जाएगा ना पापा? नहीं, रहना मुझे आपके साथ है। मैंने स्कूल की नौकरी ज्वाइन कर ली है और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उनकी बात सुनकर बलवंत जी कुछ ना बोल पाए और चुपचाप नजरें झुकाए सोफा पर बैठ गए। समाज तुम्हें बड़े इज्जत से रहने देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी में पूरा जीवन बिताने की बात कर रही है। अच्छे से आटे दाल के भाव तो पता चल जाएंगे। सुनील ने कुटिलता से कहा तो निम्मो उसकी तरफ देखकर बोली, माना कि स्कूल की नौकरी छोटी सी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से जी तो पाऊंगी। और आटे दाल के भाव तो आप मत ही कहें तो अच्छा है। जो छोटी छोटी चीज के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं, कम से कम अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। यूँ फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में धकेली नहीं जाऊंगी। और इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। बदले में तुमसे भरण पोषण के लिए पूरे पैसे लूंगी। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुझे। समझती क्या है तू अपने आप को? अपने मायके बुलाकर बहुत इज्जत उतारी है हमारी। निम्मो की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसे कोई हरकत मत करना। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट से पैसे निकलवा लूंगी। पर अब तो मैं अपने पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। निम्मो की बात सुनकर उसकी सास और सुनील तुनकते हुए वहां से निकल गए। वहीं ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद निम्मो का तलाक हो गया और उसे अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुश्त राशि ले ली। आज निम्मो हॉस्टल में रहकर ही स्कूल की नौकरी करते हुए अपने पूरे स्वाभिमान के साथ रह रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।